हाय एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स को कि 6 नवंबर से 11 नवंबर के बीच जितना भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहा है जो कि एग्जाम ओरिएंटेड रहा है उस हर एक न्यूज़ को विथ डिटेल के साथ हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ये पूरा लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाले हैं CAPF AC FCAT CDS NDA एयरफोर्स जितना भी डिफेंस एग्जाम है जहाँ से करंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस हर एक एग्जाम को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए वीकली करंट अफेयर्स का यहाँ पे सीरीज चल रहा है। इसी के रेस्पेक्ट में हम लोग आज 6 से 11 नवंबर के बीच जितना भी न्यूज़ रहा है जो कि एग्जाम ओरिएंटेड रहा है उस हर एक न्यूज़ को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो इस क्लास का जो स्लाइड है टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वहाँ ज्वाइन करके जो है PDF को ईजिली इसको डाउनलोड कर सकते हो। क्लियर है? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो सबसे पहला जो न्यूज़ है कि हम लोग जो है वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे हर साल इसे ऑब्जर्व किए जाते हैं 5 नवंबर को। तो 5 नवंबर को इस साल भी हम लोग ऑब्जर्व किए हैं वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे जो कि वेडनेसडे पड़ा था। इस साल का जो थीम रहा है बी सुनामी रेडी इन्वेस्ट इन सुनामी प्रिपेयर्डनेस। ये जो है 2025 का थीम रहा है। इसी के थ्रू जो है वर्ल्ड सुनामी डे हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व किए हैं। तो इसी के रेस्पेक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे डेज भी हैं जिसे हमें यहाँ पे कवर करना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट डेज रहा है। जैसे कि 17 अक्टूबर को हम लोगों ने डिस्कस किए थे कि इंटरनेशनल डे फॉर इराडिकेशन ऑफ पोवर्टी, इसके बारे में डिस्कस किए थे। 20 अक्टूबर को हम लोग वर्ल्ड स्टैटिक्स डे ऑब्जर्व करते हैं। 24 अक्टूबर को नेशनल यूनाइटेड नेशन डे ऑब्जर्व करते हैं। 24 अक्टूबर को वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। फिर 28 अक्टूबर को इंटरनेशनल एनिमेशन डे हो गया। फिर 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो कि फेस्टिवल्स हैं या फिर ऑब्जर्वेशन है क्योंकि यहाँ से भी हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, समझ आ गया? ठीक। नेक्स्ट न्यूज़ है कि द वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम अभी ओपन किए गए हैं। इजिप्ट में जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम ओपन किए गए हैं। यहाँ पे जितने भी आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स हैं या फिर आर्कियोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, टूल्स हैं जो कि हमें डिफरेंट डिफरेंट सिविलाइजेशंस हुआ था, डिफरेंट डिफरेंट सिविलाइजेशंस देखने को मिला है। वहाँ से हर एक सामान को, हर एक चीज़ को यहाँ पे रिस्टोर करके रखे गए हैं। एग्जाम्पल दूँ अगर इंडिया का, तो जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से जितना भी पोट्री मिला हुआ है, सील्स मिला हुआ है, तो इन सब चीज़ को प्रिजर्व करने का काम जो करते हैं आर्कोलॉजिकल करते हैं। तो इसी के रेस्पेक्ट में जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम इजिप्ट में अभी ओपन किए गए हैं। इस चीज़ को समझना यहाँ पे क्लियर है। तो इजिप्ट का अगर देखोगे जिसे हम लोग अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट बोलते हैं, इसका जो लोकेशन हमें देखने को मिलता है ये अटलांटिक ओशन हो गया। और ये जो मैप है ये कौन सा मैप है? ये अफ्रीकन कंट्री का मैप है। ठीक है, कंटिनेंट का अगर बात करोगे तो अफ्रीकन कंटिनेंट है। इसी के रेस्पेक्ट में एक कंट्री है जो कि है इजिप्ट, और यहीं पे हमें जो है आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हमें देखने को मिला है एट प्रेजेंट। ठीक, चलो नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं जो कि कार्तिक आर्यन है, इसे अभी जो है बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिए गए हैं, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड। तो इस जो अवार्ड का नाम याद रखना है। कौन सा अवार्ड है? दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड है 2025 के लिए। डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में यहाँ पे अवार्डेड जाते हैं। जैसे कि बेस्ट फिल्म में स्त्री 2 है, इसमें अवार्ड किए गए हैं। बेस्ट एक्टर जो है कार्तिक आर्यन रहे हैं। बेस्ट एक्ट्रेस में कृति सेनोन है। बेस्ट डायरेक्टर में कबीर खान है। फिल्म ऑफ द ईयर बना है कल्कि, है ना, कल्कि जो है फिल्म ऑफ द ईयर है। फिर प्रोड्यूसर ऑफ द ईयर जो है दिनेश हैं। तो इस तरीके से क्या है कि जो दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में इसे अवार्डेड जाते हैं। तो ध्यान रखना कौन कौन है या फिर कौन पर्सनालिटी है जिसे यहाँ पे अवार्ड दिए गए हैं। तो थोड़ा इस अवार्ड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि है क्या। तो जो दादा साहेब फाल्के हैं ना, एक्चुअली जो इसे इंडियन सिनेमा का यहाँ पे फादर कंसिडर करते हैं। इसी के रेस्पेक्ट में क्या है, इंडियन सिनेमा का अभी एट प्रेजेंट में जो रिवॉल्यूशन देखने को मिल रहा है, जो फिल्म फीचर्स देखने को मिल रहा है, सबका देन किसको कंसिडर करते हैं? दादा साहेब फाल्के को करते हैं। और इन्होंने पूरा अपना लाइफ टाइम जो है किसमें, अपना पूरा लाइफ टाइम जीवन जो है व्यतीत किए, वो पूरा फ़िल्म में व्यतीत किए। इसका जो है फुल लेंथ फीचर जो फ़िल्म आया था, वो राजा हरिश्चंद्र थे, जिसे 1913 में लॉन्च किए गए थे। तो जो इस अवार्ड को फर्स्ट टाइम 2012 में
इस्टैब्लिश किए गए थे और इसे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मुंबई इंडिया में पड़ता है। इसके द्वारा जो है इसे हर साल अवार्ड दिए जाते हैं और इस ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्ड किए जाते हैं। इसका पर्पस वही है कि जितना भी इंडियन जो फ़िल्म है या फिर इंडियन सिनेमा से जो है बिलॉन्ग करते हैं, उसमें क्रिएटिविटी को यहाँ पे प्रमोट करना, टैलेंट प्रमोट करना, कल्चरल हेरिटेज को प्रमोट करना, ये जो है इसका मेन पर्पस है, जिसके थ्रू जो है इस अवार्ड को हर साल जो है एनुअली इसे अवार्डेड जाते हैं। क्लियर है? तो ये जो अवार्ड का कैटेगरी है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में इस अवार्ड को अवार्डेड जाते हैं। जैसे कि फीचर फ़िल्म हो गया, शॉर्ट फ़िल्म, वेब सीरीज़ हो गया, टेलीविज़न, रीजनल सिनेमा या फिर टेक्निकल एक्सीलेंस हो गया, स्पेशल हॉनर हो गया। ये जो है इसका कुछ जो है स्पेशल कैटेगरी है, जिसके थ्रू जो है अवार्ड को यहाँ पे दिए जाते हैं। समझ आ गया क्या इतना? तो इसको याद रखना है कि किसे जो है एट प्रेज़ेंट दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल अवार्ड से अवार्डेड गए हैं। ठीक है, समझ आ गया न्यूज़? नेक्स्ट न्यूज़ है अब संजय गर्ग को यहाँ पे अपॉइंटमेंट दिए गए हैं डीजी ऑफ द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो बीआईएस का भी अपॉइंटमेंट हुआ है, तो डायरेक्टर जनरल अभी अपॉइंट किए गए हैं संजय गर्ग को। तो जो ब्यूरो ऑफ जो इंडियन स्टैंडर्ड एक्चुअली ये है क्या, जैसे कि कोई भी स्टील का सामान लेते हैं या फिर कोई भी हम लोग सामान लेते हैं तो उसमें लिखा होता है बीआईएस। तो ये जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, इसका मेन काम यही होता है कि जितना भी जो सामान बन रहा है इंडिया में, जितना भी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, तो सही स्टैंडर्ड में बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उसको चेक करने का काम जो है बीआईएस के द्वारा किए जाते हैं। ये जो एक नेशनल स्टैंडर्ड जो है बॉडी है इंडिया का, एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में पड़ता है। और इसका जो है प्राइमरी फंक्शन है वही होता है कि फॉर्मुलेशन, रिकॉग्निशन एंड प्रमोट ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ गुड्स। जितना भी गुड्स यहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, उसको यहाँ पे एक सही स्टैंडर्ड में बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उसको मार्क करने का काम जो है बीआईएस के द्वारा किया जाता है। देखो, जितना भी ऐसे ही अगर घर में कोई स्टील्स का सामान होगा तो उसमें भी एक मार्क हुआ होगा, है ना? मार्क हुआ होगा, जैसे कि बीआईएस हो गया या फिर आईएसआई हो गया। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट जो मार्क हमें देखने को मिलता है, ये यही बताता है कि जो क्वालिटी यहाँ पे बना हुआ है ना? ये गुड्स का जो क्वालिटी है, ये स्टैंडर्ड क्वालिटी है। फिर कोई भी सर्विस को हो गया, सिस्टम या फिर प्रोसेसेस को पूरा रिकॉग्नाइज करना, फॉर्मुलेशन करना, प्लस प्रमोशन करना, ये जो है इसी का काम होता है। ये जो बीआईएस है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आते हैं और इसी के अंदर में रह के पूरे ये रिकॉग्निशंस का काम करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशंस के बारे में अगर डिस्कस करेंगे तो जैसे देखो, आईएसआई मार्क हो गया। आईएसआई मार्क किसके लिए दिए जाते हैं? जैसे कि कोई कंज्यूमर गुड हो गया या फिर कोई इंडस्ट्रियल गुड्स हो गया। सपोज करो स्टील, देखना अब स्टील में हमें जो है आईएसआई मार्क दिया रहता है, तो वो जो है इंडस्ट्रियल मार्क है। मतलब इंडस्ट्री के रेस्पेक्ट में जितना भी गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं, तो उसमें जो है हमें आईएसआई मार्क देखने को मिलता है। फिर बीआईएस मार्क जो है कन्फर्मिटी को असेस करते हैं कि ये जो है सही स्टैंडर्ड में बना है कि नहीं बना है। फिर हॉल मार्क दिया जाता है, गोल्ड हो गया, है ना? गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, जितना भी ज्वेलरी से रिलेटेड जो है प्योरिटी डिफाइन करना है, उसके लिए जो है हॉल मार्क दिए जाते हैं। फिर इको मार्क करके भी एक सर्टिफिकेशन इसके द्वारा दिए जाते हैं, जो ये बताते हैं कि ये जो गुड्स मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, ये इन्वायरमेंटली यहाँ पे क्या है, जो है इन्वायरमेंटली फ्रेंडली है। तो इस तरीके से जो है बीआईएस के द्वारा डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे मार्किंग किए जाते हैं, जिसके थ्रू हमें यही पता लगता है कि जो गुड्स हैं, वो जो है सही स्टैंडर्ड में बना हुआ है। ठीक है, समझ आ गया क्या ये न्यूज़? नेक्स्ट न्यूज़ है अब सुनील कांत को यहाँ पे क्या है, जो फ्रांस का प्रेस्टिजियस, मतलब फ्रांस का जो सिविल ऑनर होता है ना, हाईएस्ट सिविल ऑनर से इसे अवार्डेड गए हैं, जो कि नाइट ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट। ये जो है फ्रेंच गवर्नमेंट का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर होते हैं और यही ऑनर को सुनील कांत को यहाँ पे अवार्डेड गए हैं, तो इसको थोड़ा याद रखोगे। बाकी यहाँ पे आमिर खान को, जो कि एक फर्स्ट ईवर जो आर के लक्ष्मण अवार्ड होता है ना फॉर एक्सीलेंट के लिए दिए जाते हैं, फर्स्ट टाइम इस अवार्ड को लॉन्च किए हैं और फर्स्ट बार में जो है आमिर खान को इस अवार्ड से अवार्डेड गए हैं, जो कि आर के लक्ष्मण अवार्ड फॉर एक्सीलेंट है। ठीक है, ये जो है, जो आर के लक्ष्मण है, जो कि इंडियन लेजेंडरी कार्टूनिस्ट रह चुके हैं, जो कि क्रिएटर है द कॉमन मैन के। यही कार्टूनिस्ट के थ्रू जो है क्या किए हैं कि जो आर के लक्ष्मण अवार्ड है,
इसे इस सम्मान से सम्मानित किए जाते हैं। इसे जो है फैमिली ऑफ आर.के. लक्ष्मण के द्वारा इंस्टीट्यूट किए गए हैं और इसका पर्पस वही है कि ऐसे इंडिविजुअल को या फिर ऐसे पर्सन्स को यहाँ पे जो कि इस अवार्ड को अवार्डेड जाना है, जो कि क्रिएटिव, ब्रिलियंट हो, सोशल इम्पैक्ट कर सके एंड एक्सीलेंट कर सके इन देयर रेस्पेक्टिव फील्ड। अगर एक्टर हैं तो एक्टर के फील्ड में एक्सीलेंट होना चाहिए, है ना? कार्टूनिस्ट है तो कार्टूनिस्ट के फ़िल्म में जो है फ़ील्ड में एक्सीलेंट होना चाहिए। तो इसी के रिस्पेक्ट में क्या है, जो भी पर्सन अपने फ़ील्ड से एक्सीलेंट होता है, सोशल इम्पैक्ट होता है, उस इंडिविजुअल को जो है यहाँ पे इस अवार्ड से अवार्डेड जाते हैं। 2025 जो है इसका फर्स्ट एडिशन रहा है आर.के. लक्ष्मण अवार्ड का और यही अवार्ड से आमिर खान को यहाँ पे अवार्डेड गए हैं। इसका जो है ऑर्गेनाइज़ किए गए थे आर.के. लक्ष्मण फाउंडेशन के द्वारा और उसके फैमिली के द्वारा। ऑब्जेक्टिव वही है कि सेलिब्रेट करना एक्सीलेंट को, सोशल स्टोरी टेलिंग को और पब्लिक इन्फ्लुएंस को। तो ये जो है इसका ऑब्जेक्टिव है जिसके थ्रू जितना भी एक्सीलेंट पीपल हैं उसको यहाँ पे हॉनर किया जा सके, उसका सोशल स्टोरी टेलिंग के बारे में बताया जा सके, पब्लिक इन्फ्लुएंस के बारे में बताया जा सके। इसे जो है हर साल एनुअली अवार्डेड जाते हैं क्योंकि देखो अभी तो जो 2025 रहा है, ये तो फर्स्ट टाइम अवार्डेड किए गए हैं। बाकी ऐसे बोले हैं कि इसे जो है हर साल अवार्डेड जाएँगे। इतना समझ आ गया, इसका सिग्निफिकेंस भी होने वाले हैं। जो आर.के. लक्ष्मण हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है इंडियन आर्ट, ह्यूमर में, जर्नलिज़्म में, तो ये जो है एक रिकॉग्नाइजेशन दिलाने का काम जो है, ये करने वाले हैं इस अवार्ड के थ्रू। ठीक है? समझ आ गया ये न्यूज़? फिर बाकी कुछ प्लेसेस इन न्यूज़ को भी हम लोग कवर कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि साथ में प्लेसेस इन न्यूज़ को भी हमें कवर करते हुए चलना है। तो अभी जो है नेग्रोस आइलैंड, ये जो है अभी रिसेंटली न्यूज़ में रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है 5.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक देखने को मिला है, जो कि ये फिलीपींस में पड़ता है। फिलीपींस जो है डिफरेंट डिफरेंट आइलैंड से मिल के जो कंट्री बना है फिलीपींस, और उसी कंट्री में का एक आइलैंड का नाम है नेग्रोस आइलैंड, जो कि एक जो कंट्री फिलीपींस है इसी के द्वारा इसे होस्ट किए जाते हैं। ठीक है? कुछ मेन इंडस्ट्री के बारे में अगर डिस्कस करें इस नेग्रोस आइलैंड का, तो यहाँ पे हमें शुगर कैन कल्टीवेशन हो गया, एग्रीकल्चर, टूरिज्म, फिशिंग, है ना, फिशिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, इन सब चीज़ का हमें जो है मेन इंडस्ट्री हमें देखने को मिलता है। बाकी इसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट जियोग्राफिकल एरिया अगर डिस्कस करें, तो सबसे पहले बात तो ये आइलैंड है। अब आइलैंड होने के साथ, आइलैंड है तो स्वाभाविक बात है कि यहाँ पे जितना भी माउंटेन का फॉर्मेशन होगा, मोस्टली जो है हमें आइलैंड का माउंटेन फॉर्मेशन होते हुए दिखाई देंगे। तो कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट वोल्केनो माउंटेन या फिर माउंटेन का अगर बात करोगे, तो माउंट कैलनियन जो कि एक जो है एक्टिव वोल्केनो है, ये हाईएस्ट पीक है इस जो आइलैंड का, है ना? इस आइलैंड का जो नेग्रोस आइलैंड है, इसका हाईएस्ट पीक यहाँ पे माउंट कैलनियन है। कुछ वाटर बॉडी जैसे कि टेनॉन स्टेट हो गया, इसी के ईस्ट में पड़ता है, फिर सुलू सी हो गया, फिर गैमरास स्टेट हो गया। इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी भी इसके पास रहते हैं। अब देखो अगर किसी को फिलीपींस का अगर टेम्परेचर पता है, तो ईज़िली हम लोग यहाँ पे गेस कर सकते हैं कि नेग्रोस आइलैंड का टेम्परेचर कैसे होगा। तो वहाँ का टेम्परेचर हमें मोस्टली ट्रॉपिकल ही देखने को मिलता है, वार्म एंड ह्यूमिड, हर साल हमें यही चीज़ देखने को मिलता है। ठीक? अगला न्यूज़ है कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री, इन्होंने होस्ट किए हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन। 2025 में इसे कंडक्ट किए गए थे। तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा इसे होस्ट किए गए थे। 11 से 12 नवंबर के बीच होस्ट किए गए थे भारत मंडपम, न्यू दिल्ली में। इसका मेन मकसद यही है इसे होस्ट करने का, कि इंडिया को यहाँ पे जो है ग्लोबल हब बनाना है, प्रोडक्शन प्रोडक्शन भी, यूज़ भी और एक्सपोर्ट के लिए। किसके एक्सपोर्ट के लिए? ग्रीन हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, समझ रहे हो? तो इसे होस्ट करने का मेजर मकसद वही है कि इंडिया को यहाँ पे प्रोडक्शन के लिए, यूज़ करने के लिए और एक्सपोर्ट के लिए ग्रीन हाइड्रोजन का हब बनाना है इंडिया को। ये जो है मेजर पर्पस रहा है। बाकी कुछ टारगेट हैं इंडिया का, जिसके थ्रू डिस्कस यहाँ पे करना है कि 2030 तक हमें 5 मिलियन मेट्रिक टन का यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन पर ईयर यहाँ पे जनरेट करना है। 2030 तक ऐसा होना चाहिए, ये इंडिया का टारगेट है। फिर 125 GW, है ना, गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी यहाँ पे एडिशन करेंगे, ये भी इंडिया का टारगेट है। बाकी कुछ की कंपोनेंट में जैसे कि पायलट प्रोजेक्ट के थ्रू इसको चला रहे हैं, क्योंकि देखो इतना मेट्रिक टन हमें जो है टारगेट कंप्लीट करना है, तो उसके लिए जो है रिसर्च भी चाहिए,
उसके लिए जो है प्रोग्राम भी चाहिए, तभी तो कहीं जाके जो है हम लोग 5 मेट्रिक टन का जो ग्रीन हाइड्रोजन है इसको हर साल प्रोड्यूस कर पाएँगे। उसी के साथ स्किल डेवलपमेंट चाहिए, उसके लिए अवेयरनेस चाहिए, पीपल को पता भी तो चले कि जो है फ़ॉसिल फ्यूल जो है हेल्थ के लिए हानिकारक है। फ़ॉसिल फ्यूल को हमें कम करके जो है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना है। ये सब चीज़ यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट के साथ-साथ हमें ये सब चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। तभी तो हम लोग जो है कम्युनिटी लेड या फिर कम्युनिटी के साथ-साथ जो है पीपल पार्टिसिपेशन होगा, जिसके थ्रू जो है हम लोग इसे अचीव करने में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग कर पाएँगे। ठीक है, समझ आ गई ये न्यूज़? चलो, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं अब। इंडिया का फर्स्ट सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर प्लांट अभी रिसेंटली जो है उड़ीसा में क्या किए गए हैं, इस्टैब्लिश किए गए हैं। तो ये भी न्यूज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंडिया का फर्स्ट सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर प्लांट उड़ीसा में इस्टैब्लिश किए गए हैं। क्योंकि सेमीकंडक्टर देखोगे तो बहुत जगह में हमें इसका यूज़ होते हुए दिखाई देते हैं। जैसे कि मोस्टली सेमीकंडक्टर का हम लोग यूज़ देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गया, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इसका यूज़ होता है। जैसे कि कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, है ना? पीसी हो गया, सीपीयू हो गया। यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा सेमीकॉन या फिर सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर का यूज़ होते हुए हमें दिखाई देते हैं। इसका जो है कुछ प्रॉपर्टी के बारे में अगर डिस्कस कर ले, क्यों इसको यूज़ किए जाते हैं? तो देखो, ये हाई थर्मल कंडक्टिविटी होते हैं। हाई टेम्परेचर में भी ये जो है काम कर लेते हैं सेमीकंडक्टर। फिर हाई ब्रेकडाउन वोल्टेज होते हैं, इसका एफिशिएंसी भी बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। इसी एक कारण है जिसके थ्रू जो है हम लोग सेमीकंडक्टर को यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से इंपोर्ट करते हैं। अदर भी चीज़ है जिसको हम लोग सेमीकंडक्टर की जगह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यूज़ नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि उसका जो एफिशिएंसी है, उसका जो थर्मल कंडक्टिविटी है, वो बहुत हमें कम देखने को मिलता है। इसलिए जो है कई रीज़न हैं, बाकी ये जो है हाई टेम्परेचर, हाई वोल्टेज में भी अपना काम कर सकते हैं, विथ प्रॉपर एफिशिएंसी के साथ। तो ये जो है मेन इसका कुछ इम्पोर्टेंट थीम है, जिसके थ्रू जो है सेमीकंडक्टर अपने लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। कुछ मेजर एप्लीकेशंस के बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जैसे कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, जैसे कि इन्वर्टर, कन्वर्टर हो गया, चार्जर्स हो गया। यहाँ पे हमें जो है सेमीकंडक्टर का यूज़ होते हुए दिखाई देंगे। अभी जो है इंडिया का जो है टारगेट है नेट ज़ीरो इमिशन 2070 तक। उसी के रेस्पेक्ट में है इलेक्ट्रिक व्हीकल, क्योंकि इंडिया अभी जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट कर रहे हैं, तो उसी के साथ जो है हमें सेमीकंडक्टर की भी ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी तो सेमीकंडक्टर का यूज़ हो रहा है। तो जब सेमीकंडक्टर के यहाँ पे यूज़ हो रहा है, प्लस उसी के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल को यहाँ पे प्रमोट कर रहे हो, तो स्वाभाविक बात है कि सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चर इंडिया में होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इम्पोर्ट करोगे तो बहुत ज़्यादा पैसा तो इम्पोर्ट करने में ही चला जाता है। तो ये जो है मेजर एप्लीकेशन है। रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम, जैसे कि सोलर विंड हो गया, है ना? विंड सिस्टम हो गया, यहाँ पे भी हमें इसका यूज़ होते हुए दिखाई देते हैं। इंडस्ट्रियल मोटर ड्राइव हो गया, एरोस्पेस, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, ये जितना भी फील्ड है यहाँ पे सेमीकंडक्टर का बहुत ज़्यादा से यूज़ होते हुए दिखाई देते हैं। बाकी इसका कुछ एग्ज़ाम्पल या फिर कुछ एडवांटेजेस डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि इतना सेमीकंडक्टर हर फील्ड में यूज़ हो रहा है, हर फील्ड में यूज़ होने के साथ इतना इसका जो है एडवांटेजेस हैं, तभी तो कहीं जाके इसका यूज़ किए जा रहे हैं। तो इसका एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हायर देखने को मिलता है। हायर के साथ-साथ जो पावर लॉस होता है ना, बहुत कम ही पावर लॉस देखने को मिलता है हमें इस सेमीकंडक्टर में, क्योंकि हम लोग एडवांटेजेस कवर कर रहे हैं सिलिकॉन की अपेक्षा। फिर ऑपरेटर एट हाई टेम्परेचर में भी जो है ऑपरेट कर लेते हैं। बाकी कई इंस्ट्रूमेंट को देखे होंगे कि जैसे ही टेम्परेचर हाई हुआ, तो अपना जो है पावर पूरा बंद कर देते हैं। लेकिन ऐसा जो है इस सेमीकंडक्टर में नहीं होने वाले हैं। फास्टर स्विचिंग स्पीड मिलता है, स्मार्टर एंड लाइटर कंपोनेंट हैं, फिर इम्प्रूव थर्मल मैनेजमेंट। इस तरीके से इसका कुछ कॉमन एडवांटेजेस हैं, और यही एडवांटेज जो है सफिशिएंट होता है एक डे टू डे लाइफ परफॉर्म करने के लिए। तो इंडिया का इसी के थ्रू जो है एक इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन भी चल रहे हैं, जिसे 2021 में लॉन्च किए गए थे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। क्योंकि इसको भी पता है कि जो सेमीकंडक्टर हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं डे टू डे परफॉर्मेंस के लिए, और उसी के साथ जो है अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का युग है। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में जितना भी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हो रहा है, वहाँ पे सेमीकंडक्टर का हमें भरपूर यहाँ पे यूज़ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए जो है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है, इसका मिशन का जो है ऑब्जेक्टिव वही है कि जो सेमीकंडक्टर इंडिया में बनना चाहिए,
इंडिया जो है सेमीकंडक्टर के लिए ग्लोबल हब होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में होना चाहिए, डिज़ाइन भी इंडिया में होना चाहिए, प्लस सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जितना भी इनोवेशन है वो इंडिया में होना चाहिए। तो सिंपली वन लाइनर में बोल सकते हो कि टू मेक इंडिया अ ग्लोबल हब फॉर सेमीकंडक्टर डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग एंड इनोवेशन। ये जो है इसका ऑब्जेक्टिव है, जिसके थ्रू जो है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशंस को यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। फिर कुछ इसका कंपोनेंट में जैसे कि सेमीकंडक्टर फैब्स हो गया, डिस्प्ले फैब्स हो गया, है ना? डिज़ाइन लिंक इंसेंटिव स्कीम हो गया। ये कुछ स्कीम है जिसके थ्रू जो है जितना भी प्राइवेट, है ना, प्राइवेट एंटिटी हैं, उसको यहाँ पे ला रहे हैं, मेन स्ट्रीम में ला रहे हैं, जिसके थ्रू जो है इंडिया को सेमीकंडक्टर का हब बनाया जा सके। तो ये जो है मिशन है, जो कि इंडिया के द्वारा यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं। कुछ इसका स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस भी होगा, क्योंकि लॉन्च कर रहे हो इतना वाइड स्पेक्ट में हम लोग सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च कर रहे हैं, तो इम्पोर्टेंट तो होगा ही होगा। तो कुछ इम्पोर्टेंट देखो कि जितना भी हम लोग सेमीकंडक्टर इंपोर्ट कर रहे हैं, उसका हमें रिड्यूसमेंट देखने को मिलेगा। कैसे? हर चीज़ जो है सेमीकंडक्टर का डिज़ाइन भी इंडिया में हो रहा है, उसका मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो रहा है, प्लस उससे रिलेटेड जितना भी इनोवेशन जो हो रहा है वो इंडिया में ही हो रहा है। तो इससे क्या होगा, हर चीज़ जब इंडिया में बन रहा है, तो जब हम लोग सेमीकंडक्टर इंपोर्ट करते हैं तो ये पूरा अच्छे लेवल तक जो है रिड्यूस होता हुआ दिखाई देंगे। फिर स्ट्रेंथन होगा, सप्लाई चेन रिजिलेंस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशंस को है बहुत ज़्यादा प्रमोशन देखने को मिलेगा। फिर हाई स्किल जॉब्स हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ये कुछ जो है इसका स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है ग्रीन इंडिया मिशन का, ठीक है? जो सेमीकंडक्टर अभी मिशन चल रहा है उसका, ठीक? फिर इंडिया का जो हॉकी है, सेलिब्रेट किया अपना सेंचुरी 2025 में। इंडिया जो हॉकी टीम है उसको 100 ईयर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है, तो इंडिया का फर्स्ट हॉकी गवर्निंग बॉडी कब इस्टेब्लिश किए गए थे? इसे जो है 1925 में इस्टेब्लिश किए गए थे। जो हॉकी से रिलेटेड जितना भी ऑर्गेनाइजेशन करना है उसको कैसे प्लेटफॉर्म देना है, कैसे प्रमोशन करना है, तो हॉकी को गवर्न करने के लिए जो है गवर्निंग बॉडी इंडिया ने 1925 में इस्टेब्लिश किए गए थे। एक सेकंड इधर आओ। इंडिया हॉकी फेडरेशन देखो, और यही जो है पहले जो है 1925 में इसे फाउंड किए गए थे, इंडिया हॉकी फेडरेशन। और यही जो है मेन बॉडी है जिसके थ्रू जो है इंडिया में जितना भी हॉकी है उसको ऑर्गेनाइज करना, उसको इंटरनेशनल लेवल में प्रमोट करना, जितना भी एथलीट हैं हॉकी से रिलेटेड प्लेयर हैं उसको कंपटीशन देना, ये सब जो काम करते थे इंडिया हॉकी फेडरेशन के द्वारा किए जाते थे। इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में पड़ता है। ये डिफरेंट डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से एफिलिएटेड भी थे, जैसे कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एसोसिएशन। इस तरीके से क्या है, डिफरेंट डिफरेंट जो वर्ल्ड में ऑर्गेनाइजेशन है उससे अफिलिएशन हमें देखने को मिला है। तो इसका जो रोल था कि एडमिनिस्ट्रेशन करना, प्रमोट करना हॉकी को इंडिया में, इंडिया के साथ-साथ इंटरनेशनल लेवल में। फिर मैनेज करना इंडिया में अलग से, वुमेन के लिए अलग से, प्लस प्लेयर यहाँ पे सिलेक्ट करना, प्लेयर के बीच कॉम्पिटिशन होना चाहिए। इस तरीके से जो है पूरा इसका प्रॉपर रोल था, जिसके थ्रू जो है इंडिया हॉकी फेडरेशन को यहाँ पे गवर्निंग बॉडी के रूप में अपॉइंट किए गए थे। लेकिन एट प्रेज़ेंट जब हम लोग गवर्निंग बॉडी का बात करते हैं तो इंडिया हॉकी फेडरेशन नहीं है। तो क्या है, इस जो इंडिया हॉकी फेडरेशन है इसे जो है रिप्लेस किए गए हैं हॉकी इंडिया। 2009 में इसे रिप्लेस किए गए हैं हॉकी इंडिया। तो एट प्रेजेंट जो है इंडिया का गवर्निंग बॉडी जो है हॉकी इंडिया है। लेकिन फर्स्ट टाइम जब इसे हॉकी प्लेयर या फिर हॉकी के लिए जो है गवर्निंग बॉडी इस्टेब्लिश किए गए थे तो इंडिया हॉकी फेडरेशन थे, जिसे 1925 में फॉर्म किए गए थे। और यही 1925 का जो हॉकी टीम है, जो गवर्निंग बॉडी है, इसे 2009 में रिप्लेस किए गए हैं हॉकी इंडिया। इसका भी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में पड़ता है। बाकी जो है इसका कुछ मेजर ऑब्जेक्टिव डिस्कस ही कर चुके हैं। प्रमोट करना ग्रास रूट लेवल में हॉकी प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करना नेशनल लेवल में भी और इंटरनेशनल लेवल में भी। ये जो है इसका मेन पर्पस है। डेवलप करना है कोचिंग एंड अपराइजिंग स्टैंडर्ड, फिर अनपेयरिंग या फिर अनपायरिंग स्टैंडर्ड, फिर इंश्योर करना इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन एंड सक्सेस। ये कुछ इसका जो है मेन इंपॉर्टेंट पर्पस है, जिसके थ्रू जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या फिर इस जो हॉकी इंडिया है उसको यहाँ पे गवर्निंग बॉडी के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। ठीक है। फिर अगला न्यूज़ है कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने अपना एक रिपोर्ट इशू किया यहाँ पे, स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर 2025 के नाम से। ये जो रिपोर्ट इसे इशू किए गए हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा।
2025 इसका लॉन्च डेट है और इसका जो है टाइटल रहा है कि द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर 2025 एड्रेसिंग लैंड डिग्रेडेशन अक्रॉस लैंड होल्डिंग स्केल्स। इसका जो रिपोर्ट रहा है, फ़ोकस रहे जिसके बारे में इन्होंने बताया कि अर्बनाइजेशंस के चलते जो इंडिया का जो फार्म लैंड है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो फार्म साइज़ है बहुत ज़्यादा कम हो गया है। जो सिग्निफिकेंस जो एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्टिविटी होना चाहिए, वो प्रोडक्टिविटी जो है हमें एट प्रेज़ेंट देखने को नहीं मिल रहा है। क्रॉप यील्ड जितना होना चाहिए वो नहीं है। फूड सिक्योरिटी का जो है यहाँ पे स्कार्सिटी बना रहता है। इसके बारे में फ़ोकस किए गए हैं स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट में, जिसे एफएओ के द्वारा यहाँ पे रिलीज़ किए गए हैं। क्या-क्या चीज़ जो है इस रिपोर्ट में बताए गए हैं, उसको हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। इस रिपोर्ट में बोले हैं कि 1.7 बिलियन पीपल यहाँ पे क्रॉप यील्ड का लॉसेस कर रहे हैं, है ना? 1.7 बिलियन जो हैं अफ़ेक्ट हैं क्रॉप यील्ड लॉसेस का। जिस तरीके से एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्टिविटी होना चाहिए, वो प्रोडक्टिविटी हमें एट प्रेज़ेंट देखने को नहीं मिल रहा है। ये जो है इस चीज़ में बताए हैं। इसमें जो है 10% ड्यू टू लैंड डिग्रेडेशन, जो 10% का जो लॉसेस हैं इसमें से वो लैंड डिग्रेडेशन की वजह से हैं। क्योंकि एट प्रेज़ेंट देख रहे हो कि पूरा अर्बनाइज़ेशन होते जा रहा है। अर्बनाइजेशंस के चक्कर में हम लोग पूरा लैंड को क्या कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं, फॉरेस्ट एरिया को क्लीन कर रहे हैं। अब इसके थ्रू जो है डिफरेंट डिफरेंट हमें इसका परिणाम भी देखने को मिलता है। तो ये जो है पहला रिपोर्ट इसमें जो है एम्फेसिस किए हैं। फिर और सेकंड बताए हैं कि जो फार्म साइज़ है उसका भी हमें जो है रिड्यूसमेंट देखने को मिल रहा है। जो लैंड होल्डिंग स्केल है, पहले जो है किसी एक पर्सन के पास बहुत ज़्यादा लैंड होल्ड करके रखते थे। वो लैंड होल्डिंग जो कैपेसिटी है वो यहाँ पे रिड्यूस हो गया। इसके बारे में भी बताएँ। फिर जो क्रॉप यील्ड जो है, ये बहुत ज़्यादा वाइडेन देखने को मिल रहा है। मतलब जो प्रोडक्टिविटी होना चाहिए, वो प्रोडक्टिविटी अभी भी नहीं है। ये जो है इस रिपोर्ट में इसे फाइंड आउट किए गए हैं एफएओ के द्वारा। ये जो एफएओ हैं, ये यूनाइटेड नेशन का एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, जिसे 16 अक्टूबर 1945 में फाउंड किए गए थे। इसका जो है हेडक्वार्टर इटली में पड़ता है। इसका मोटो है एफएओ का फिएट पेनिस, जिसका इंग्लिश में मीनिंग होता है लेट देयर बी ब्रीड। ये जो है इसका मोटो है जिसके थ्रू जो है एफएओ को यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किए गए हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव का अगर बात करोगे एफएओ का, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जितना भी ग्लोबल लेवल में हंगर हो रहे हैं, फूड से रिलेटेड जितना भी इनसिक्योरिटी हो रहा है, मल न्यूट्रिशन हो रहा है, इन सब चीज़ को यहाँ पे एलिमिनेट करने का काम जो है इसी के द्वारा किए जाते हैं, एफएओ के द्वारा। क्योंकि ये इसी का ऑब्जेक्टिव है और इसी के थ्रू जो है एफएओ को यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किए गए हैं, जिससे हंगर को यहाँ पे रिड्यूस किया जा सको। फूड जितना भी इनसिक्योरिटी हो रहे हैं ग्लोबल लेवल में प्लस डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में, उसको रिड्यूस किया जा सको। फिर जितना भी मल न्यूट्रिशन से केसेस आ रहे हैं उसको रिड्यूस कर पाओ। उसी के साथ जो रूरल जो पोवर्टी हो रहा है उसको रिड्यूस करना, इनेबल करना इंक्लूसिव एंड इफ़िशिएंट एग्रीकल्चर एंड फूड सिस्टम। क्योंकि जहाँ तक बात है कि पोवर्टी का, तो पोवर्टी को कैसे रिड्यूस कर सकते हो? मेन यहाँ पे देखो कई डिफरेंट डिफरेंट केसेस हैं जिससे जो है पोवर्टी रिड्यूस किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे बात की गए हैं एग्रीकल्चर के थ्रू, क्योंकि एग्रीकल्चर अगर इफ़िशिएंट तरीके से करोगे तो वहाँ से अनाज उगा पाओगे। अनाज उगा पाओगे तो फूड जो इनसिक्योरिटी है उस इनसिक्योरिटी से यहाँ पे बच जाओगे। जिससे जो पॉवर्टी का केसेस है ना उसमें भी हमें गिरावट देखने को मिलेगा। फिर जो रिज़िलेंट है, डिज़ास्टर रिज़िलेंट या फिर क्लाइमेट चेंज, उसको यहाँ पे इंक्रीज़ करो। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, उसके लिए ऐसा एक्टिविटी इंक्रीज़ करो जिससे क्लाइमेट चेंज को रिड्यूस किया जा सके। एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरी, इस सब चीज़ को यहाँ पे मोर प्रोडक्टिव बनाओ और प्रोडक्टिविटी बनाने के साथ यहाँ पे सस्टेनेबल बनाओ। ये जो है मेन ऑब्जेक्टिव है जिसके थ्रू जो है इसे फाउंड किए गए हैं, लॉन्च किए गए हैं। ये जो है डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं, जैसे कि डाटा कलेक्शन करना, रिसर्च करना, पॉलिसी गाइडेंस बनाना, ग्लोबल की कैसे फूड को सिक्योर कर सकते हैं, एग्रीकल्चर को कैसे प्रोडक्टिविटी में वे में यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसका मेजर फंक्शन है। अदर फंक्शन जैसे कि हंगर हो गया उसको डिफीट करना, फूड क्राइसिस को यहाँ पे कम करना या फिर रिस्पॉन्स करना फूड क्राइसिस से रिलेटेड, ये जो है इसका मेजर यहाँ पे फंक्शन है। और इसी के द्वारा कुछ यहाँ पे फ्लैगशिप इनिशिएटिव भी रन है। एक चीज़ याद रखना, एक फ्लैगशिप रिपोर्ट होता है, मतलब एफएओ के द्वारा जो है डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट यहाँ पे इशू किए जाते हैं, उसके बारे में है। तो कौन कौन से रिपोर्ट जो है एफएओ के द्वारा इशू किए जाते हैं? तो द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, इसी के द्वारा किए जाते हैं, है ना, इशू किए जाते हैं। फिर है द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, जो कि एट प्रेजेंट अभी
रिलीज़ किए गए हैं। फिर द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट हो गया, द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, द स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटी एंड मार्केट। ये जो है कुछ इसका फ्लेगशिप रिपोर्ट है, जो कि इस डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट के थ्रू यही बताते हैं कि किस तरीके से एग्रीकल्चर को बेस्ट प्रैक्टिस करना है, सस्टेनेबल वे में हंगर को कैसे रिड्यूस करना है, पॉवर्टी को कैसे रिड्यूस कर सकते हो, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना चाहिए जिसके थ्रू हम लोग इन सब चीज़ को यहाँ पे रिड्यूस कर सकें। ये सब काम जो है एफएओ के द्वारा यहाँ पे किए जाते हैं, जो कि एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है और इसी के द्वारा कुछ इनिशिएटिव भी रनिंग है एफएओ के द्वारा, जैसे हैंड इन हैंड इनिशिएटिव, वन कंट्री वन प्रायोरिटी प्रोडक्ट, ग्लोबल सॉइल पार्टनरशिप, एफएओ स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क। इस तरीके से कुछ इनिशिएटिव जो है एफएओ के द्वारा भी यहाँ पे रनिंग है। ठीक, चलो ये तो हो गया न्यूज़। फिर अगला जो न्यूज़ आता है वो है बोयता बंधना फेस्टिवल, जिसे हर साल उड़ीसा में फेस्टिवल जो है उड़ीसा में कंडक्ट किए जाते हैं, बौता बंधना। तो जो है बौता बंधना का जो बेसिकली मीनिंग होता है, बौता का मतलब यहाँ पे बोट होते हैं, फिर बंधना का मीनिंग यहाँ पे होता है वारशिप, मतलब वारशिप ऑफ बोट। क्योंकि अगर इसका लोकेशन देखोगे तो उड़ीसा का तो कोस्टल एरिया है, तो कोस्टल एरिया में क्या है, बोट देखने को मिलता है। तो वहीं पे क्या है कि जितना भी बोट मेकर है या फिर बोट से जो है अपना लाइवलीहुड चलाते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं बोट से, वो लोग जो हैं इस फेस्टिवल को ऑब्ज़र्व करते हैं हर साल। तो उड़ीसा में ऑब्ज़र्व किए जाते हैं, कार्तिक पूर्णिमा के दिन इसे ऑब्ज़र्व किए जाते हैं। ठीक? फिर यहाँ पे जो है प्लेसेस इन न्यूज़ हैं, जो कि टाइफून कलमागी, ये रिसेंटली न्यूज़ में रहा है, टाइफून हमें देखने को मिला है। जो फिलीपींस है ना, वहाँ पे जो है ये टाइफून का ओरिजिनेट हमें देखने को मिला है। कुछ अफ़ेक्टेड एरिया में, एक तो फिलीपींस अफ़ेक्टेड एरिया में आएगा, फिर जो है वियतनाम है, यहाँ पे भी कुछ इसका इन्फ्लुएंस देखने को हमें मिलेगा। ठीक? चलो, तो ये तो हो गया प्लेसेस इन न्यूज़। अब नेक्स्ट न्यूज़ डिस्कस करते हैं कि इंडिया ने अभी होस्ट किए हैं वर्ल्ड आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप को। इंडिया के द्वारा इसे होस्ट किए गए हैं वर्ल्ड आर्म वेस्टलिंग चैंपियनशिप को। इसे ऑर्गेनाइज कराने का काम होता है वर्ल्ड आर्म फेडरेशन या फिर वर्ल्ड आर्म वेस्टलिंग फेडरेशन और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ आर्म वेस्टिंग। इसी के द्वारा जो है वर्ल्ड आर्म वेस्टलिंग चैंपियनशिप को ऑर्गेनाइज किए गए थे। इसे जो है हर साल ऑर्गेनाइज किए जाते हैं और फर्स्ट टाइम इसे 1979 में ऑर्गेनाइज किए गए थे। लेटेस्ट एडिशन जो 2025 का बात करोगे तो बाकू अजरबैजान में इसे ऑर्गेनाइज किए गए थे। लेकिन जो 2026 के लिए जो है इंडिया होस्ट करेगा, है ना, यहाँ पे हुआ नहीं है। इंडिया को यहाँ पे होस्टिंग कंट्री अपॉइंटमेंट किए हैं कि 2026 में जब वह वर्ल्ड का आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप होगा तो इंडिया के द्वारा इसे जो है ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। लेकिन 2025 का भी याद रखना कि जो है बाकू अजरबैजान में इसे ऑर्गेनाइज किए गए थे। कंपटीशन आर्म में सेपरेट कंटेस्ट जो देखते होंगे ना, लेफ्ट आर्म और राइट आर्म इस तरीके से जो है ऊपर नीचे या फिर टेबल में जो है किए जाते हैं, आर्म रेसलिंग समझ रहे हो आई होप। तो इसी को ऑर्गेनाइज करने का काम जो है इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा किए जाते हैं। कौन कौन ऑर्गेनाइजेशन है? एक है वर्ल्ड आर्म रेसलिंग फेडरेशन, इसके द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। ये जो है आर्म रेसलिंग से रिलेटेड जो है एक इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है, जिसके थ्रू जो है इस ऑर्गेनाइजेशंस को कंडक्ट किए जाते हैं। इसे जो है इस्टाब्लिश किए गए थे 1977 में और इसका जो हेड क्वार्टर है बल्गेरिया में पड़ता है, वर्ल्ड आर्म रेसलिंग फेडरेशन का। इसका जो है प्राइमरी रोल गवर्न करना, रेगुलेट करना, प्रमोट करना आर्म रेसलिंग को ग्लोबली, ग्लोबल लेवल में आर्म रेसल को प्रमोट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैसे जो है प्लेयर को यहाँ पे कंपटीशन देना है, कैसे इसको गवर्न करना है, किस तरीके से प्लेयर को यहाँ पे प्रमोट करना है, ये सब चीज़ का जो है प्राइमरी रोल होता है वर्ल्ड आर्म रेसलिंग फेडरेशन का। इसे जो है हर साल ऑब्जर्व किए जाते हैं वर्ल्ड आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप को। फिर इसके साथ अदर ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ऑर्गेनाइजेशंस का कोऑर्डिनेशन था। कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशंस का? एक है वर्ल्ड आर्म रेसलिंग फेडरेशन का और एक इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ आर्म रेसलिंग का। तो पहले के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, वर्ल्ड आर्म रेसलिंग फेडरेशन के बारे में। अब डिस्कस करते हैं कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ आर्म रेसलिंग के बारे में। इसे जो है 2019 में इस्टाब्लिश किए गए हैं। जो काम अभी हम लोग डिस्कस किए हैं कि प्रमोट करना, है ना, फिर रेगुलेट करना, आर्म रेसलिंग को ग्लोबली प्रमोट करना, सेम यही काम जो है इसी के द्वारा भी किए जाते हैं। इसका हेड क्वार्टर जो है पोलैंड में हमें देखने को मिलता है,
बाकी इसका पर्पस है कि प्रमोट, ऑर्गेनाइज एंड रेगुलेट आर्म रेसलिंग इंटरनेशनली विथ ट्रांसपेरेंसी एंड एथलीट फोकस। ये जो है इसका कुछ मेन एम है। चलो, तो ये तो हो गया न्यूज़। अदर न्यूज़ जिसे हमें कवर करना है कि वांगला फेस्टिवल, जिसे हर साल गारो ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट किए जाते हैं। ठीक है, गारो ट्राइब जो कि मोस्टली जो है हमें मेघालय में देखने को मिलता है। कुछ पार्ट असम का हो गया, नागालैंड हो गया, यहाँ पे भी है गारो ट्राइब। लेकिन मोस्टली जो गारो ट्राइब है, ये इसका कंसंट्रेशन मेघालय में देखने को मिलता है। वांगला फेस्टिवल है जिसे गारो ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट किए जाते हैं, हर साल सेलिब्रेट किए जाते हैं। जैसे ही क्रॉप का यहाँ पे हार्वेस्ट होता है, सेम उसके बाद जो है हार्वेस्ट फेस्टिवल जिसे हम लोग बोलते हैं, उसके बाद जो है इस फेस्टिवल को यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। और इसका पर्पस वही है कि यहाँ पे सन को यहाँ पे थैंक बोलते हैं कि इसी तरीके से जो है अच्छे तरीके से जो है हार्वेस्ट हुआ है, ठीक तरीके से जो है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किए हैं, उसी के साथ जो है प्रोस्पेरिटी को जो है ब्लेसिंग करने के लिए ये जो वांगला फेस्टिवल है गारो ट्राइब के द्वारा हर साल ऑब्जर्व किए जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है अब द फर्स्ट बाई एनुअल कॉन्फ्रेंस, जो बिम्स्टेक का कॉन्फ्रेंस है, इंडिया मैरीटाइम रिसर्च नेटवर्क, इसे जो है कोची में ऑर्गेनाइज किए गए थे। इसको याद रखना, ये जो है बिम्स्टेक का बाई एनुअल एक्सरसाइज है, बाई एनुअल जो है कॉन्फ्रेंस है, जिसे हर 2 साल में एक बार कंडक्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो इसका फुल नेम है बाई एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ बिम्स्टेक इंडिया मैरीटाइम या फिर मैराइन रिसर्च नेटवर्क। इसे जो है ऑर्गेनाइज किए गए थे बिम्स्टेक के द्वारा। ठीक है, बिम्स्टेक जो कि इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, इसके द्वारा जो है ऑर्गेनाइज किए गए थे, इंडिया में ऑर्गेनाइज किए गए थे, कोची केरला में। 4 से 6 नवंबर के बीच इसे ऑर्गेनाइज किए गए थे। और ये जो कॉन्फ्रेंस है एक्चुअली इसे हर 2 साल में एक बार ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। इसका पर्पस अगर बात करोगे इस कॉन्फ्रेंस का, तो जितना भी मैरीटाइम सेक्टर है, मैरीटाइम सेक्टर में किस तरीके से रिसर्च करना है, कैसे ब्लू इकोनॉमी किसको बोलते हैं, जो ओशियन से जितना भी रिसोर्सेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, है ना, उसको हम लोग यहाँ पे ब्लू इकोनॉमी बोलते हैं। तो मैरीटाइम सेक्टर को कैसे हम लोग रिसर्च के थ्रू प्रमोट कर सकते हैं, कैसे ब्लू इकोनॉमी को हम लोग यहाँ पे प्रमोट कर सकते हैं विथ अ सस्टेनेबल वे में, इन सब चीज़ के लिए जो है कॉन्फ्रेंस कंडक्ट किए जाते हैं। और इसी के थ्रू जो है अभी इंडिया के द्वारा इस कॉन्फ्रेंस को हेल्ड किए गए थे। और ये जो है इसका मेन पर्पस है, ऑब्जेक्टिव है, जिसके थ्रू बाई एनियल जो कि साल में मतलब 2 साल में एक बार इसे कंडक्ट किए जाते हैं। कुछ इस साल का जो है फोकस एरिया रहा है कि मैरीटाइम बायोडायवर्सिटी को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे सुनामी देखने को मिलता है, साइक्लोन आ रहा है, तो कैसे जो बायोडायवर्सिटी का जो लॉसेस होता है ना, प्लस यहाँ पे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हो रहा है, तो कैसे मैरीटाइम बायोडायवर्सिटी को हम लोग यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हैं, उसका इम्पेक्ट को, या फिर जो कैसे हम लोग इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। ये जो है कुछ फोकस एरिया रहे हैं, इसके बारे में डिस्कस हुआ है। ओशियन ऑब्जर्वेशन के बारे में डिस्कस किए गए हैं। किस तरीके से हम लोग जो है सस्टेनेबल वे में फिशरीज़ को यहाँ पे कैच कर सकते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पे फिशरीज़ जो है कोस्टल एरिया के लिए एक क्या बोल सकते हो कि जो एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम है ना, ये फिशरीज़ के द्वारा ही किए जाते हैं। कोस्टल एरिया में जितना भी हमें टाउन देखने को मिलेगा, जितना भी वर्कर देखने को मिलेगा, तो मोस्टली वर्कर जो है फिशरी सेक्टर में ही इन्वॉल्व होते हैं और इसी के थ्रू जो है अपना जीवन यापन करते हैं। तो किस तरीके से हम लोग इसको सस्टेनेबल वे में यूज़ कर सकते हैं, कैसे जो है क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट आ रहा है, किस तरीके से क्लाइमेट चेंज को हम लोग यहाँ पे रिड्यूस कर सकें, इन सब चीज़ के बारे में यहाँ पे डिस्कस किए गए थे इस कॉन्फ्रेंस के द्वारा। प्लस टेक्नोलॉजी का किस तरीके से यूज़ हो मैरीटाइम सेक्टर में, प्लस डाटा शेयरिंग कैसे हो, सब चीज़ के बारे में जो है इस कॉन्फ्रेंस के थ्रू डिस्कस किए गए हैं। क्लियर है? तो कॉन्फ्रेंस को याद रखना और इसे जो है हर साल कंडक्ट किए जाते हैं। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जो बिम्स्टेक है इसका फुल फॉर्म है, क्योंकि इसी के द्वारा जो है कंडक्ट किए जाते हैं। तो होस्ट कंट्री जो है इंडिया रहा है इस साल का। तो जो बिम्स्टेक हैं इसे 1977 में फॉर्म किए गए थे, है ना, 1977 में इस्टेब्लिश किए गए थे। एक्चुअली जो है ये इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या फिर बॉडी का मतलब होता है कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्री जो है आपस में आके मिल के जो है एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए। और ऑर्गेनाइजेशंस का यहाँ पे पर्पस भी डिफरेंट होता है ना। तो ऑर्गेनाइजेशंस बनाए और उसी ऑर्गेनाइजेशंस को यहाँ पे बिम्स्टेक नाम दिए। इसका जो है हेड क्वार्टर हमें जो है
ढाका बांग्लादेश में देखने को मिलते हैं। एट प्रेजेंट जो है इसमें 7 कंट्री हैं। कौन-कौन? बांग्लादेश हो गया, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। ये जो है कुछ इसका मेजर कंट्री हैं, ठीक है? मेजर यहाँ पे कंट्री हैं। चलो, फिर अगला इसके बारे में अगर डिस्कस करते हैं कि क्या है इसके बारे में और कुछ अदर फीचर्स, तो इसका ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश होता है, ठीक है? बाकी इसका कुछ मेन ऑब्जेक्टिव, इसको डिस्कस करते हैं क्योंकि बिम्स्टेक को यहाँ पे फॉर्म किए गए हैं, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका ऑब्जेक्टिव है कि प्रमोट करना इकोनॉमिक को, जितना भी मेंबर कंट्री हैं, जितना भी मेंबर कंट्री हैं जो कि बिम्स्टेक में शामिल हैं, तो उसमें जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आते हैं उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे उसको टेक्निकल सपोर्ट दे सकते हैं, फिर किस तरीके से जो है बीमस्टेक कंट्री के बीच, है ना, अमॉन्ग कंट्री के बीच कल्चरल कोऑपरेशन किस तरीके से बना सकते हैं पूरे मेंबर कंट्री के बीच। ये जो है कुछ इसका मेन ऑब्जेक्टिव है और यही ऑब्जेक्टिव को पूरा करते हुए जो है बीमस्टेक को यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं। ठीक, चलो, तो ये तो रहा न्यूज़। फिर अदर न्यूज़ कवर करते हैं जो कि पीएम मोदी ने यहाँ पे लॉन्च किए हैं 150 ईयर सेलिब्रेशन ऑफ सॉन्ग वंदे मातरम को। तो जो ये वंदे मातरम है अभी 150 ईयर सेलिब्रेट हो गया है, सेलिब्रेट किए हैं और 150 ईयर का यहाँ पे टाइम पीरियड जो है कंप्लीट कर चुके हैं। इसे कंपोज किए गए थे बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, ठीक है? वंदे मातरम, इसका जो है मीनिंग होता है इंग्लिश में आई बो टू दे मदर और सैल्यूटेशंस टू दी मदरलैंड। ये जो है इसका कुछ इंग्लिश में मीनिंग है एक्चुअली। ये है नेशनल सॉन्ग है इंडिया का। और एक भी याद रखना, जैसे कि हम लोग नेशनल एंथम देखते हैं, वो गाने के लिए जो है वो कंपलसरी होता है। कोई भी गवर्नमेंट के द्वारा, है ना, ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं या फिर कोई प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पे जो है जो नेशनल एंथम उसको गाना कंपलसरी है, सिंग करना वहाँ पे कंपलसरी है। लेकिन वंदे मातरम यहाँ पे एज सच कंपलसरी नहीं होता। इसका ऑथर है बंकिम चंद्र चटर्जी। इसे जो है 1817 में राइट किए गए थे, रिटन किए गए थे। और इसका जो वंदे मातरम है इसका फर्स्ट टाइम हमें अपीयरेंस देखने को मिला था आनंद मठ में। एक नोवेल है आनंद मठ, इसे जो है 1882 में पब्लिश किए गए थे। तो 1817 में जो है रिटन किए गए थे और फर्स्ट अपीयरेंस हमें इसी समय देखने को मिला था 1882 में। क्लियर है? इसे कंपोज किए गए थे रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा और इसे एडॉप्ट किए गए थे एज अ नेशनल सॉन्ग। कब एडॉप्ट किए गए थे? 24 जनवरी 1950 में इसे नेशनल सॉन्ग का यहाँ पे दर्जा दिए गए थे। क्लियर है? ये जो है थीम इसके बारे में बताते हैं कि प्रेज मदर इंडिया इज अ डिवाइन मदर सिंबलाइजिंग द नेशन इंस्पिरेशन द फ्रीडम स्ट्रगल एंड यूनिटी। इसके बारे में पूरा वंदे मातरम यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि कैसे फ्रीडम स्ट्रगल लड़े गए थे, है ना? सबके बीच जो है फ्रीडम स्ट्रगल, जो अंग्रेज आए थे, ब्रिटिश थे, तो उसके बीच कैसे फ्रीडम स्ट्रगल के लिए लड़े थे। प्लस कैसे जो है पूरा यूनिटी, इतना डाइवर्सिफ़ाई कंट्री होने के बाद भी पूरा यूनिटी बना के रखे हुए, किस तरीके से यूनिटी बनाए थे, सब चीज़ के बारे में यहाँ पे हमें दिखाई देते हैं। क्लियर है? समझ आ गया न्यूज़? कुछ नोटेबल फैक्ट भी यहाँ पे समझ लो, जैसे कि इसे 1896 में कांग्रेस के द्वारा, जब कांग्रेस सेशन हुआ था, इसे संग किए गए थे बाय द रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ये जो है पेट्रियोटिक सॉन्ग है जो कि ये बताता है, एक स्लोगन है जो कि ये बताता है कि कैसे देश के प्रति एक पेट्रियोटिक हैं, कैसे देश के प्रति एक नेशनलिज्म का भावना है। ये सब चीज़ इसी के बारे में इंस्पायर हैं, इसी के बारे में पूरा बताते हैं। उसी के साथ इंडिया यूनिटी को बताते हैं इतना डाइवर्सिफ़ाई होने के बाद, और प्लस ये डिवोशन को बताते हैं। कुछ नोटेबल फैक्ट है वंदे मातरम के रिलेटेड, इन सब चीज़ को यहाँ पे पता होना चाहिए। क्लियर है? फिर नेक्स्ट न्यूज़ है जो कि एक कटकरी ट्राइब है, ये जो है बिलॉन्ग करते हैं महाराष्ट्र से। क्योंकि अभी जो कटकरी ट्राइब है ये न्यूज़ में रहा है, इसलिए इम्पोर्टेंट होता है। तो न्यूज़ में रहने के साथ-साथ जो है ये महाराष्ट्र से बिलॉन्ग करते हैं। ये पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप जो हैं, इस कैटेगरी में इसे रखे गए हैं कटकरी ट्राइब को। क्योंकि मेनली महाराष्ट्र के साथ-साथ कुछ पार्ट जैसे कि गुजरात हो गया, वहाँ पे भी हमें देखने को मिलता है। लेकिन जो है मोस्टली इसका, इस पॉपुलेशंस का जो कंसंट्रेशन है ये महाराष्ट्र में ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट न्यूज़ है अब जिसे हमें कवर करना है कि नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, इसे जो है फाउंडेशन हुए 8 प्रेज़ेंट 2025 में 50 फाउंडेशन डे इन्होंने अपना सेलिब्रेट किए हैं। इसे जो है इस्टैब्लिश किए गए थे 1975 में और इसका जो हेडक्वार्टर है ये हरियाणा फरीदाबाद में हमें देखने को मिलता है। ये जो एनएचपीसी है, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आते हैं
और इसका जो है मेन ऑब्जेक्टिव इस कॉर्पोरेशन का कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को इंडिया में कैसे प्रमोट करना है, किस तरीके से इसको ऑर्गेनाइज़ करना है, जिससे जो है इंडिया डेवलपमेंट की प्रगति की ओर जो है आगे बढ़ सके। तो ये जो है इसका मेन ऑब्जेक्टिव है जिसके थ्रू जो है इस कॉर्पोरेशंस को यहाँ पे 1975 में, ठीक है, 1975 में इस्टैब्लिश किए गए हैं। और इसका आइडिया है, कोर एरिया है, जैसे कि हाइड्रो पावर जनरेशन हो गया, है ना? हाइड्रो पावर जनरेशन जैसे कि टरबाइन से पावर जनरेट कर रहे हैं, डैम बना दिए, फिर डैम से जो वाटर आ रहे हैं, वाटर से जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, रिन्यूएबल एनर्जी को यहाँ पे बूस्ट करना, जैसे कि सोलर के फॉर्म में हो सकता है, विंड के फॉर्म में हो सकता है। तो रिन्यूएबल एनर्जी को जनरेट करना एंड पावर ट्रेडिंग जो है इसका मेन कोर एरिया है, जिसके थ्रू जो है इस कॉर्पोरेशंस को यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं। जैसे कि कुछ मेजर यहाँ पे प्रोजेक्ट अगर देखे जाओगे, तो सलाल जो कि सलाल प्रोजेक्ट है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। फिर दुलहस्ती है, ये भी जम्मू एंड कश्मीर में है। फिर कैमरा हो गया, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। इस तरीके से इसका जो है डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट एट प्रेज़ेंट इंडिया में रनिंग है, जिसके थ्रू जो है इसका मल्टीपल यूज़ेज़ भी हमें देखने को मिला है। इसका मोटो है कि जितना भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया या फिर जितना भी रिन्यूएबल एनर्जी में वर्क करना है, ये वर्क करने का काम जो है एनएचपीसी का है, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन का है। रिन्यूएबल एनर्जी को इंडिया में कैसे बूस्ट करना है, कैसे इस एनर्जी को प्रमोट करना है विथ हाई एफिशिएंसी वे, ये जो है इसका मोटो है, जिसके थ्रू जो है इसको इस्टेब्लिश किए गए हैं। बाकी कुछ मेजर इसका अचीवमेंट भी हैं, जैसे कि मेजर हाइड्रो पावर प्रोड्यूसर है इंडिया, इसकी वजह से है, इसी कॉर्पोरेशन की वजह से है, तो इसका एक मेजर अचीवमेंट है। उसी के साथ सोलर पावर को एक्सपांड करने का काम, विंड प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने का काम, ये सब जो है कॉर्पोरेशन के द्वारा ही किए जाते हैं। फिर फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी, ग्रीन एनर्जी जो है, इन सब चीज़ को जो है इसी के द्वारा किए जाते हैं, जो एक कॉर्पोरेशन है। कुछ रिसेंट में इनिशिएटिव जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ हाइब्रिड रिन्यूएबल प्रोजेक्ट हो गया, ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव हो गया, पार्टनरशिप विद स्टेट गवर्नमेंट फॉर हाइड्रो एंड सोलर एक्सपांशन हो गया। डिफरेंट डिफरेंट इसका इनिशिएटिव है, जिसके थ्रू जो है इस कॉर्पोरेशंस को और इंडिया में अचीव करने का जो है योगदान ग्रीन एनर्जी के रेस्पेक्ट में या फिर रिन्यूएबल एनर्जी के रेस्पेक्ट में इसी प्लेटफॉर्म को जाते हैं। फिर यहाँ पे ईस्टर्न प्रभा जो कि प्रहार यहाँ पे एक्सरसाइज हैं, इसे अरुणाचल प्रदेश में हेल्ड किए गए थे। इसे जो है हम लोग पूर्वी प्रचंड प्रहार भी बोल सकते हैं या फिर ईस्टर्न प्रचंड प्रहार भी इस नाम से जाने जाते हैं। ये एक जो है ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है, जिसमें से आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ये तीनों जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये तीनों जो फोर्सेस हैं, ये एक साथ आके जो है ईस्टर्न प्रहार या फिर पूर्वी प्रचंड प्रहार एक्सरसाइज को यहाँ पे कंडक्ट करते हैं। एट प्रेजेंट जो है अभी 2025 में इसे अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च किए गए थे, मतलब इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किए गए थे नवंबर में, 11 से 15 नवंबर के बीच। बाकी इसका कुछ पर्पस है कि जितना भी डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस हैं, उसमें किस तरीके से कोऑर्डिनेशन बनाना है, डिफरेंट डिफरेंट हार्बर फेसेस में कंडक्ट कराना है, प्लस उसी के साथ जो ट्राई सर्विसेज हैं, है ना, इंडियन नेवी और आर्मी, इसमें किस तरीके से कमांड करना है, कैसे हम लोग कोऑर्डिनेशन बना सकते हैं, प्लस टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन किस तरीके से हो, जिससे जो है बेटर से बेटर जो फोर्सेस हैं उसका यूटिलाइज किया जा सके। ये जो है मेन इसका ऑब्जेक्टिव है, पर्पस है। बाकी कुछ इसका फीचर्स हैं, जैसे कि न्यू लाइट कॉम्बैट फॉर्मेशन, फिर यूज़ ऑफ अनमैन्ड या फिर ड्रोन, प्रिसिजन प्रिसिजन स्ट्राइक सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेशन, ये कुछ इसका फीचर्स हैं। इसी के थ्रू जो है ये जो एक्सरसाइज हैं, ईस्टर्न पूर्वी या फिर पूर्वी प्रचंड प्रहार, इसे कंडक्ट किए गए थे। कहाँ पे किए गए थे? अरुणाचल प्रदेश में जो है इसे कंडक्ट किए गए थे। फिर यहाँ पे जो है नोबल लिटरेट है जेम्स वाटसन, ये जो है रिसेंटली पास्ड अवे हैं और ये जो है बिलोंग करते हैं डीएनए स्ट्रक्चर से, जो कि ये जो है इसका कोड जो है डिस्कवर है। ये है ना, जो डीएनए है, डीएनए स्ट्रक्चर कैसे होता है, कैसे इसका फॉर्मेशन हुआ है, किस तरीके से स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, इसे डिस्कवर किए गए थे किसी के द्वारा, जेम्स वाटसन के द्वारा। तो जो डीएनए है जिसका फुल फॉर्म होता है डिओरैक्सो न्यूक्लिन एसिड, ये जो है इसका फुल फॉर्म होता है। और ये कहाँ पे देखने को मिलता है, अगर लोकेशन का अगर बात करोगे, तो डीएनए हमें माइटोकॉन्ड्रिया में भी देखने को मिलता है। बाकी जो सेल्स हैं, न्यूक्लियस का जो सेल्स हैं, वहाँ पे जो है हमें डीएनए का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। और ये जो है डबल हेलिक्स के फॉर्मेट में होता है। देखो इस तरीके से जो है हमें इसका स्ट्रक्चर देखने को मिलता है डीएनए का, ठीक है? तो इसको थोड़ा-सा याद रखना है डीएनए के बारे में, जो कि डबल लेयर स्ट्रक्चर होते हैं।
फिर नेक्स्ट न्यूज़ है कि नेशनल वाटर सेट कॉन्फ्रेंस, इसे जो है एट प्रेजेंट आंध्र प्रदेश में ऑर्गेनाइज किए गए थे। आंध्र प्रदेश में हेल्ड किए गए थे नेशनल वाटर सेट कॉन्फ्रेंस को। 10 से 11 नवंबर के बीच इसे ऑर्गेनाइज किए गए थे गुंटूर, आंध्र प्रदेश में। इसे ऑर्गेनाइज करने का काम या फिर इसका ऑर्गेनाइजेशन अगर देखोगे तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट या फिर डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज, गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश के द्वारा जो है नेशनल वाटर सेट कॉन्फ्रेंस को यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए गए थे। इसका थीम रहा है कि जो वाटर से डेवलपमेंट चल रहे हैं, उसको कैसे रिव्यू करना, है ना? उसको रिव्यू करना कि किस तरीके से इसका प्रोग्रेस हुआ है, इसी के बीच जो है, ये इसका जो है मेन थीम रहा है और इसी उद्देश्य के साथ जो है इस स्कीम को लॉन्च किए गए हैं। इसमें जो है इसी के थ्रू 2 मेजर यहाँ पे इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं। एक इनिशिएटिव है वाटरशेड महोत्सव और दूसरा है मिशन वाटरशेड पुनरुत्थान। ये जो है 2 इनिशिएटिव हैं और ये दोनों इनिशिएटिव को जब यही कॉन्फ्रेंस हुआ था ना नेशनल वाटरशेड कॉन्फ्रेंस, इसी के थ्रू जो है इस 2 इनिशिएटिव को यहाँ पे लॉन्च किए गए थे। इसका कुछ एजेंडा डिफरेंट एजेंडा है, डिफरेंट टॉपिक है, जिसके बारे में ये डिस्कस किए कि कैसे वाटरशेड को एक्सेस कर सकते हैं, कैसे उसको रिपेयर करने का काम करना है। प्लस यहाँ पे जन भागीदारी होना चाहिए वाटरशेड मैनेजमेंट में। जन भागीदारी मतलब पीपल का वहाँ पे पार्टिसिपेशन होना चाहिए, जिससे वाटर का बेस्ट से बेस्ट तरीके से हम लोग यहाँ पे मैनेजमेंट कर सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेट इसका यूज़ कौन करने वाले हैं? पीपल करने वाले हैं। तो जब पीपल करने वाले इसका यूज़, तो पीपल का भी तो कुछ ज़िम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यहाँ पे जन भागीदारी वाटरशेड मैनेजमेंट में ये बोला है। फिर मॉनिटरिंग करना, रिवैल्यूएशन करना, ये जो है कुछ इसका मेन टॉपिक है, जिसके बारे में इस कॉन्फ्रेंस में डिस्कस किए गए थे। क्लियर है? तो इसमें जो है 2 स्कीम लॉन्च किए गए हैं इनिशिएटिव। एक स्कीम है वाटरशेड महोत्सव 2025। इसे डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज, जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, इसके द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। इसे नवंबर में ही लॉन्च किए गए हैं गुंटूर में। इसका जो है मेन मकसद वही है कि पीपल पार्टिसिपेशन, जो वाटर मैनेजमेंट होगा उसमें पीपल का जितना अच्छे से पार्टिसिपेशन होना है, उतना अच्छे से पार्टिसिपेशन होना चाहिए। उसी के साथ किस तरीके से हम लोग मैनेजमेंट कर सकते हैं, किस तरीके से वाटर को कंज़र्व कर सकते हैं, सॉइल कंज़र्वेशन किस तरीके से करना है, इन सब चीज़ का जो है अवेयरनेस जगाने का काम जो है, यही महोत्सव के थ्रू किए जाएँगे, वाटरशेड महोत्सव के थ्रू। ये जो है पहला इनिशिएटिव है जिसे लॉन्च किए गए हैं। फिर सेकंड इनिशिएटिव जो कि मिशन वाटरशेड पुनरुत्थान है, इसे लॉन्च किए गए हैं और इसे भी जो है इम्प्लीमेंट करने का काम डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज के द्वारा किए जाएंगे। और इसका जो मीनिंग है, सबसे पहले पुनरुत्थान का मीनिंग समझो। पुनरुत्थान का मीनिंग का जो मतलब है कि रिवाइवल करना, है ना? या फिर रेजुवेनेशन करना। कोई भी अगर जैसे कि फॉरेस्ट क्लीन अप हो गया है, फॉरेस्ट को एफॉरेस्टेशन में चेंज करना है ना? फॉरेस्ट को फिर से लगाना, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? रिवाइवल बोल सकते हैं या फिर पुनरुत्थान बोल सकते हैं। तो जितना भी ओल्ड वाटर शेड स्ट्रक्चर है, उसको हमें पुनरुत्थान करना है। ये जो है इस मिशंस के थ्रू इसे किए जाएँगे। मिशन वाटरशेड पुनरुत्थान के थ्रू इसे किए जाएँगे। जैसे कि जो वाटर मैनेजमेंट है उसको रिपेयर करना, उसी के साथ किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, रेनोवेट करना है एक्जिस्टिंग वाटरशेड एसेस को, ये मेन ऑब्जेक्टिव हैं जिसके थ्रू मिशन मिशन वाटरशेड पुनरुत्थान को यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं इस स्कीम के थ्रू। समझ आ गया क्या? नेक्स्ट न्यूज़ है अब 5 दिसंबर, जो कि ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है जब फीफा का पीस प्राइज़ यहाँ पे अवार्ड दिए गए हैं। तो फीफा का जो है पीस प्राइज़ अवार्ड दिए गए हैं 5 दिसंबर को। जो इसका नेम है, अवार्ड का नाम है फीफा पीस प्राइज़ फुटबॉल यूनाइट द वर्ल्ड। ये जो है इसका नेम है। इसे ऑर्गेनाइज़ करने का काम या फिर अवार्ड देने का काम यहाँ पे फीफा करने वाले हैं। इसे फर्स्ट टाइम 5 दिसंबर 2025 में इसे दिए जाएँगे। अभी दिया नहीं है, 5 दिसंबर 2025 अभी आएगा, दिए जाएँगे। तो ये जो है डेट यहाँ पे सेलेक्ट किए गए हैं। वाशिंगटन डीसी में इसे सेलिब्रेट किए जाएँगे और इसका मेन पर्पस वही है कि जो एक्सेप्शनल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस करेंगे पीस के रिस्पेक्ट में, है ना? कि किस तरीके से हम लोग पीस को मेंटेन कर सकते हैं विथ प्रैक्टिकल वे। और ये कोई नेशन का बात नहीं कर रहे हैं कि ग्लोबली हम लोग किस तरीके से पीस को मेंटेन कर सकते हैं विथ प्रैक्टिकल वे, जो इस कैटेगरी में एक्सेप्शनल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस करेंगे। उसके लिए जो है इस अवार्ड को यहाँ पे दिए जाएँगे। तो ये जो है इसका पर्पस है। इसे हर साल अवार्ड दिए जाएँगे और फर्स्ट टाइम तो जो है 2025 में 5 दिसंबर को स्टार्ट किए जाएँगे। इसका थीम रहा है फुटबॉल यूनाइट द वर्ल्ड,
जो फुटबॉल स्पोर्ट है ये वर्ल्ड को यहाँ पे यूनाइट करने वाले हैं। इस तरीके से जो है इसका थीम रहने वाले हैं। तो जो फीफा है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, ये फ्रेंच वर्ड हैं, इसे हम लोग शॉर्ट में फीफा बोलते हैं। इसे 1904 में फाउंड किए गए थे। कुछ इसका फाउंडिंग मेंबर हैं जैसे कि बेल्जियम है, डेनमार्क हो गया, फ्रांस है, नीदरलैंड है, स्पेन है, स्वीडन है, स्विट्ज़रलैंड है स्वीडन के साथ, और इसका हेडक्वार्टर जो है हमें स्विट्ज़रलैंड में देखने को मिलता है। ये जो फीफा है अब इसके द्वारा भी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में जो है स्पोर्ट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। इसका मोटो है फॉर द गेम और फॉर द वर्ल्ड। तो जितना भी स्पोर्ट्स हैं उसको ऑर्गेनाइज करने का काम है ना, कैसे प्लेटफॉर्म पहुंचाना है, किस तरीके से हेल्ड करना है, कैसे कंपटीशन देना है, ये सब चीज़ का काम जो है फीफा के द्वारा ही किया जाता है, जो कि एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बॉडी है रिलेटेड टू स्पोर्ट्स। देखो यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है। एट प्रेजेंट इसमें से 211 मेंबर हैं। इसका ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश हो गया, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, ये इसका जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसका कुछ ऑब्जेक्टिव तो बता ही दिया हूँ कि फुटबॉल को वर्ल्ड वाइड में प्रमोट करने का काम, उसको कैसे डेवलपमेंट करना है, ग्लोबल लेवल में फुटबॉल को कैसे प्रमोट करना है, ये फीफा के द्वारा किए जाते हैं, इसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्लस इंटरनेशनल लेवल में कंपटीशन ऑर्गेनाइज करना, फिर लॉ और मेंटेन को बैलेंस करना, इथिक्स को बैलेंस करना रिलेटेड टू फुटबॉल, रिलेटेड टू गेम्स, ये जो है मेन पर्पस है इसका, फीफा का। अब इसके द्वारा भी डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, टूर्नामेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। जैसे कि फीफा वर्ल्ड कप मेंस हो गया, फीफा वुमेन वर्ल्ड कप हो गया, फिर फीफा U17, यू का मतलब होता है अंडर, ठीक है? यू का मतलब होता है अंडर, तो फीफा अंडर 17 या फिर अंडर 20 वर्ल्ड कप हो गया। फिर फीफा उत्साल वर्ल्ड कप हो गया, फीफा बीच है ना सोकर वर्ल्ड कप है, फिर फीफा कप या फिर क्लब वर्ल्ड कप है। तो इस तरीके से जो है डिफरेंट डिफरेंट टूर्नामेंट हैं, और ये सब टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने का काम जो है फीफा के द्वारा ही किए जाते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पे याद रखोगे। बाकी नेक्स्ट न्यूज़ को अगर डिस्कस करते हैं, तो द इंटरनेशनल वीक ऑफ साइंस एंड पीस, इसे जो है 9 से 15 नवंबर के बीच ऑब्जर्व किए गए हैं। तो इसको थोड़ा याद रखना है, 2025 में जो है 9 से 15 नवंबर के बीच जो है ऑब्जर्व किए जाएंगे। वो एट प्रेजेंट भी इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। इंटरनेशनल वीक ऑफ साइंस एंड फेस्टिवल इसे प्रोक्लेम किए गए हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। ठीक है, इसका पर्पस वही है कि जितना भी साइंस और टेक्नोलॉजी हैं, किस तरीके से साइंस और टेक्नोलॉजी को यूज़ करें कि पीस को यहाँ पे मेंटेन किया जा सके, सिक्योरिटी को कैसे मेंटेन किया जा सकते अमॉन्ग द इंटरनेशनल, अमॉन्ग द डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज। ये जो है मेन इसका जो है पर्पस है, जिसके थ्रू हम लोग हर साल इंटरनेशनल वीक ऑफ साइंस एंड पीस यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं। पर्पस समझ आ गया? फिर कुछ इंपॉर्टेंट अदर डेज हैं नवंबर में जो पड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसको समराइज फॉर्म में लिखें तो 5 नवंबर को हम लोग वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे ऑब्जर्व करते हैं। 7 नवंबर को नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे ऑब्जर्व करते हैं। 8 नवंबर को वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे हो गया। 9 नवंबर को नेशनल लीगल सर्विस डे हो गया। 10 नवंबर को वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। इस तरीके से जो है डिफरेंट डिफरेंट जो हम लोग नवंबर में जो है ऑर्गेनाइज करते हैं। इसके बारे में भी थोड़ा आइडिया यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट जो है न्यूज़ है कि कंचनजंगा यहाँ जो नेशनल पार्क है, ये इंडिया का ओनली नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना है, जो कि गुड रेटिंग यहाँ पे किए गए हैं आयुषियन के द्वारा। आयुषियन के द्वारा देखो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में रैंक किए जाते हैं, जैसे कि गुड हो गया, फिर गुड विथ सम कंसर्न। इसका मतलब है कि जो इकोसिस्टम है वो नेशनल पार्क का या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, ये तो अच्छा है, लेकिन फ्यूचर में इसका कंसर्न हो सकता है। ये जो है इसका मतलब है। फिर सिग्निफिकेंस कंसर्न मतलब होता है थोड़ा कंसर्न यहाँ पे जताया जा रहा है। फिर क्रिटिकल है, इसको प्रिजर्व करने का, प्रोटेक्ट करने का बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ये इसका मीनिंग है। ये जो है डाटा डिफिशिएंट मतलब डाटा नहीं है जिसके थ्रू एक तरीके से यहाँ पे किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है इसके बारे में पता नहीं लगा रहे हैं। ये जो है असेसमेंट है, ये रेटिंग है, और ये रेटिंग जो है आयुषियन के द्वारा दिए जाते हैं। और इसी रेटिंग के थ्रू जो है कंचनजंगा नेशनल पार्क है एक इंडिया का ओनली नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसे जो है गुड रेटिंग यहाँ पे दिए गए हैं आयुषियन के द्वारा। क्लियर है? तो जो कंचनजंगा नेशनल पार्क जो कि सिक्किम में लोकेटेड है, 1977 में इसे फाउंड किए गए हैं, और ये जो है यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। इस चीज़ को याद रखना। इसमें जो है जो कंचनजंगा है ना, जो माउंट है,
माउंट कंचनजंगा जो कि थर्ड हाईएस्ट माउंटेन है इन द वर्ल्ड में, उसी के नेम में जो है इसका नाम यहाँ पे दिए गए हैं। इस नेशनल पार्क का यहाँ पे नाम दिए गए हैं। यहाँ का कुछ इम्पोर्टेंट फ्लोरा जैसे कि ओक हो गया, मेपल हो गया या फिर है बर्च है, फिर ऑर्चिड्स हैं, तो इस तरीके से कुछ इम्पोर्टेंट फ्लोरा हैं। उसी के साथ फ़ौना में रेड पांडा हो गया, स्नो लियोपार्ड हैं, हिमालयन थार हैं, मस्क डियर हैं। ये कुछ इम्पोर्टेंट फ़ौना हैं, जिसके थ्रू जो है यहाँ पे हमें पूरे एक इकोसिस्टम का फ़ॉर्मेशन होते हुए दिखाई देते हैं। बाकी जो आईयूसीएन है जिसके द्वारा इसे गुड रेटिंग दिए गए हैं, तो आईयूसीएन को जो है 1948 में फाउंड किए गए थे। इसका हेडक्वार्टर जो है हमें स्विट्ज़रलैंड में देखने को मिलता है। ऑफ़िशियल लैंग्वेज का अगर बारे में देखोगे तो इंग्लिश हो गया, फ्रेंच, स्पेनिश हो गया, ये जो आईयूसीएन का ऑफ़िशियल लैंग्वेज है। जो आईयूसीएन है इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि जितना भी नेशनल पार्क है या फिर जितना भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उसको कैसे प्रमोट करना, किस तरीके से उसको प्रिजर्व करना, कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए। ये सब चीज़ को जो है रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने का काम जो करते हैं, वो किसके द्वारा किए जाते हैं? आईयूसीएन के द्वारा किए जाते हैं। इसका मोटिव है कि यूनाइटेड फॉर लाइफ एंड लाइवलीहुड, ये जो है आईयूसीएन का यहाँ पे मोटिव है। बाकी इसके द्वारा डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस भी परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे कि इन्वायरमेंटल रिसर्च हो गया। इन्वायरमेंटल के रिस्पेक्ट में रिसर्च करना, डाटा इकट्ठा करना, जिसके थ्रू बेस्ट से बेस्ट प्रैक्टिस यहाँ पे लिए जा सकते हैं। उसी के साथ कंजर्वेशन असेसमेंट करना कि कोई भी रूल्स से रेगुलेशन बना है, तो प्रॉपर तरीके से असेसमेंट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। मेन मकसद है कि कंज़र्व करना कि क्या प्रॉपर वे में जो है कंज़र्वेशन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। फिर बायोडायवर्सिटी को मैनेज करना, पॉलिसी एडवाइस करना टू द गवर्नमेंट को कि इस पॉलिसी के थ्रू जो है बेस्ट प्रैक्टिस ले सकते हो। ये जो है कुछ इसका मेजर फंक्शन है और ये मेजर फंक्शन जो कि ऑब्जर्व किए जाते हैं आयुष्यन के द्वारा। और यही का जो आयुष्यन है इसके द्वारा जो है रेड लिस्ट भी कैटेगरी इसी के द्वारा डिफाइन किए जाते हैं। तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी समझते हैं ना, कि कोई ये जैसे कि मस्क डियर हो गया तो इसे इस कैटेगरी में डाला गया है। ये कैटेगरी का मतलब होता है कि जैसे कि एक्सटिंक्ट हो गया। एक्सटिंक्ट का मतलब ऐसा है कि वो पॉपुलेशन थे, लेकिन अभी जो है उस पॉपुलेशंस का नामो-निशान हमें देखने को नहीं मिलता। फिर एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड हो गया, क्रिटिकली इन डेंजर है। कोई भी यहाँ पे फ्लोरा या फौना है, उसका एग्ज़िस्ट तो है, लेकिन क्रिटिकली इन डेंजर है। इसका मतलब जो है उसको सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन की कैटेगरी में रखा गया है। उसको सबसे ज़्यादा हम लोग यहाँ पे प्रोटेक्ट करेंगे। फिर इन डेंजर आ गया, वल्नरेबल है, नियर थ्रेटेन है, लीस्ट थ्रेटेन है, फिर डाटा डिफिशिएंट है, फिर नॉट वैल्यूएटेड है। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट जो कैटेगरी हैं, इसे डिफाइन किए जाते हैं। और अगर इस कैटेगरी के थ्रू हम ये पहचानते हैं, इस कैटेगरी थ्रू हम ये जानते हैं, या फिर इससे जो है हमें ये पता चलता है कि अगर कोई भी कैटेगरी में रखा जाता है, तो हमें यही पता लगता है कि किस तरीके से हम लोग उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कौन-सा स्पीशीज़ है जिसे हमें ज़्यादा प्रोटेक्ट करना है, कौन-सा स्पीशीज़ है जिसे हमें कम प्रोटेक्ट करना है। ये इसी कैटेगरी के थ्रू जो है हम लोगों को पता चलता है। और इसका भी कुछ मेजर प्रोग्राम इनिशिएटिव रनिंग है, जैसे कि आईयूसीएन का वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस हो गया, आईयूसीएन वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक है, ग्लोबल स्पीसीज प्रोग्राम है, प्रोटेक्टेड एरिया प्रोग्राम हो गया, फिर आईयूसीएन ग्रीन लिस्ट है। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट जो है प्रोग्राम आईयूसीएन के द्वारा यहाँ पे रनिंग है। ठीक है। ये तो जितना भी न्यूज़ थे जो कि वीकली 6 नवंबर से 11 नवंबर में पूछे गए थे, उस हर एक न्यूज़ को हम लोगों ने यहाँ पे डिटेल के साथ कवर किए हैं। ये जो पूरा क्लास का जो स्लाइड है टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए फिर मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे।